द ग्रेट ब्रिटेन का सूरज क्यों डूब गया। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके सामने इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खोलने जा रही हूँ जो कि शायद हमें स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाए गए थे। हम सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब द ग्रेट ब्रिटेन का पूरी दुनिया पर दबदबा था। दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों को ब्रिटेन ने अपना गुलाम बना रखा था और बाकी बचे आधे देश सत्ता, पैसे और पावर के मामले में ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। परंतु आज इस सत्ता का अंत हो चुका है। इसके पीछे क्या कारण है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बीसवीं सदी के शुरुआत में ही सब कुछ बदल गया। औद्योगिक क्रांति होने लगी और कौड़ियों के भाव बिकने वाले लोहे की कीमत आसमान छूने लगी। वाहनों को चलाने के लिए तेल चाहिए था, इसलिए जिन खाड़ी देशों को कोई पूछता भी नहीं था, उन देशों के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। तेल के दाम आसमान छू रहे थे। जमाना इलेक्ट्रॉनिक का भी आया और तार बनाने के लिए कॉपर और प्लास्टिक और रबड़ के दाम बढ़ने लगे। जिन पदार्थों की कोई कीमत नहीं थी, आज उनके दाम बहुत ज़्यादा थे। इसके बाद ज़माना आधुनिक विज्ञान का आया। अब जिन देशों के पास इलेक्ट्रॉनिक, खनिज तेल और क्रिएटिव लोग थे, उनके सामने शुगर कहाँ टिकने वाला था। ऊपर से गुलाम देशों पर निर्भर अंग्रेजों को बिना कोई काम किए बनी बनाई रोटी मिल रही थी। इसीलिए उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ब्रिटेन ने वैज्ञानिकों और टैलेंटेड लोगों की कोई कदर नहीं की। इसके विपरीत अमेरिका ने दुनिया की नई तकनीक का वेलकम किया और विश्व भर के युवा और क्रिएटिव लोगों को अपने देश में काम और सम्मान दिया। और आगे चलकर अमेरिका के इसी कदम ने उनकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाया। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। जैसे कि नंबर 1, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास होने लगा। 1818 चार्ट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। इससे ये हुआ कि भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन निर्मित हो गए। वहीं दूसरी ओर भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना बहुत ही कठिन हो गया। 1820 के बाद तो यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लिए बिल्कुल बंद हो चुके थे। भारत में रेलवे के विकास ने यूरोपीय उत्पादों को भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भारत में परंपरागत हस्तशिल्प का ह्रास होने लगा, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने लगी। क्योंकि अब अंग्रेजी माल भारतीय बाजारों में बिकने लगा। अब भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेजी माल का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प
अंग्रेजी माल से बहुत ही महंगा था और अंग्रेजी माल बहुत ही सस्ता था। और इसी अवधि में यूरोप के भी अन्य देशों में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग में गिरावट आई, परंतु इसका कारण वहाँ पर कारखानों का विकसित होना था। यह वह समय था जब भारतीय हस्तशिल्प उद्योग अपनी मृत्यु के कगार पर था। वहीं दूसरी ओर इस काल में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तेजी से अपने पैर जमा रही थी तथा देश में तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था। इस समय भारत में शिल्पकार एवं दस्तकार पर्याप्त संरक्षण के अभाव में विषम परिस्थितियों से गुजर रहे थे। वहीं नए अनुप्रयोगों और तकनीक ने उनके संकट को और गंभीर बना दिया। अनुकरण का एक और नकारात्मक प्रभाव भारत के अन्य शिल्पकारों पर भी पड़ा। भारतीय शिल्पकार अपना काम छोड़कर गांव की ओर पलायन करने लगे। अंग्रेजों की शोषणकारी तथा भेदभाव नीति के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों ने अपनी परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया तथा वे गांव में जाकर खेती करने लगे। इससे भूमि पर दबाव पड़ा। अंग्रेज सरकार की शोषणपूर्ण नीतियों के कारण पहले से ही यह क्षेत्र संकटग्रस्त था और भूमि पर दबाव पड़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई। नंबर 2, किसानों की बढ़ती हुई गरीबी। ब्रिटिश सरकार केवल और केवल लगान वसूल करने तथा उसका अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करने में थी। इसी लालच के कारण अंग्रेजों ने देश के कई हिस्सों में भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था में सरकार की मांग तो स्थायी थी, किंतु लगान जो जमींदार किसान से लेता था वह परिवर्तनशील थी। इसके कारण कालांतर में लगान के दौरान अधिकाधिक वृद्धि कर दी जाती थी। अगर किसान किसी कारणवश लगान नहीं दे पाते थे तो किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इसके कारण किसान भूमि से अपने पुश्तैनी अधिकार से हाथ धो बैठते थे। अंग्रेज सरकार द्वारा किसानों से अधिकाधिक लगान वसूल किया जाता था। उस समय जमींदारों को किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जमींदार लगान में अपना हिस्से को बढ़ाकर और किसानों को अधिक लगान देने पर विवश करते थे। कृषि में अधिक धन लगाने हेतु सरकार की ओर से किसानों को किसी तरह का भरोसा नहीं दिया जाता था। किसानों पर लगान का बहुत अधिक जोर दिया जाता था। वे सूदखोरों से ऋण लेने पर बाध्य हो जाते थे। सूदखोर काफी ऊंची दरों पर किसानों को कर्ज देते थे तथा ऋण चुकाने हेतु उन्हें अपने उत्पाद को निम्न दरों पर बेचने के लिए मजबूर करते थे। इन शक्तिशाली सूदखोरों के प्रशासन एवं न्यायालय से अच्छे संबंध होते थे, जिसका उपयोग भी वे अपने विरुद्ध होने वाले मुकदमों के लिए करते थे। इस प्रकार किसानों का सरकार, जमींदार एवं सूदखोरों द्वारा शोषण किया जाता था। अकाल एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की समस्या और बढ़ जाती थी तथा ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा किसान अधिकाधिक दरिद्र होते गए। नंबर 3, कृषि की स्थिरता एवं उसकी बर्बादी। उस समय किसानों के पास ना ही तो साधन थे और ना ही कृषि में निवेश करने हेतु धन था। जमींदारों का गांव से कोई संबंध नहीं था तथा सरकार द्वारा कृषि तकनीक एवं कृषि से संबंधित व्यय किया जाने वाला धन, इन्हीं सब कारणों से भारतीय कृषि का धीरे धीरे पतन होने लगा तथा उसकी उत्पादकता बहुत ही कम होने लगी। इसके बाद सन 1910 तक आते आते अमेरिका ब्रिटेन से काफी आगे बढ़ चुका था। ऊपर से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 तक विश्व युद्ध खत्म होते होते ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा। यूरोप के उद्योग अब धराशायी हो चुके थे। उनके दिन ऐसे आ गए थे कि उनको छोटी छोटी चीज अमेरिका से मंगवानी पड़ती थी और इन्हीं सब बातों का अमेरिका को बहुत फायदा मिला। अमेरिका में नई नई फैक्ट्रियां खुलने लगी और नए नए उद्योगों ने अमेरिका में जन्म लिया। विश्व युद्ध खत्म होते होते अमेरिका विश्व की महासत्ता बन चुका था और कभी महासत्ता रहा द ग्रेट ब्रिटेन अंधेरे की ओर बढ़ता चला गया। अगर आज ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन की हैसियत इतनी भी नहीं है कि वह किसी भी मामले में भारत के आगे टिक पाए। तो दोस्तों,
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।